हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं पॉलिटी का अगला टॉपिक, राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन, पूरा संविधान हमारा बन चुका था, आपने पहले पढ़ लिया, संविधान सभा के विषय में पढ़ लिया, संविधान के स्रोत कहाँ से हमारा संविधान लिया गया ये भी पढ़ लिया, और अभी कल की क्लास में अनुसूचियाँ भी पढ़ ली, प्रस्तावना भी पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन। संविधान तो राज्यों में लागू होने वाला है, संघ में लागू होने वाला है। संघ क्या है? भारत का संघ राज्यों का एक समुच्चय है। अब सब राज्यों का समुच्चय, तो राज्य कहाँ से आएंगे और ये सारे राज्य संघ को फॉलो करें, ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही स्वतंत्रता मिली तो अपने आप में एक चुनौती हमारे सामने आई कि हमारा पूरा भारत एक हो जाए, मतलब सभी राज्य संघ में सम्मिलित हो जाएं। ऐसा कैसे संभव था? देखिए, जैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो भारत दो भागों में विभाजित था। एक ब्रिटिश प्रांत कितने थे? केवल 9 थे। बाकी पूरा भारत छोटी छोटी 542 रियासतों में विभाजित था। 542 रियासतें स्वतंत्रता के बाद थी, जो कि भारत और पाकिस्तान विभाजन के बाद हुई। इससे पहले जब भारत और पाकिस्तान एक था तब 562 से भी ज़्यादा रियासतें थी। पाकिस्तान में कुछ रियासतें चली गईं और बची कुछ भारत में, तो ये कुल मिला के कितनी थी? 542। जो ब्रिटिश प्रांत थे, जिनको अंग्रेज छोड़कर गए थे, उन्हें भारतीय संघ में सम्मिलित करने में कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं पड़ी, वो तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन 542 देसी रियासतें जिनके हेड राजा थे, ये दिक्कत कर रही थी। अब इनको किस तरह से मना के पूरे भारत में सम्मिलित किया जाए। जैसे थोड़ी देर के लिए मानो ये भारत है ना, अब यहाँ छोटी छोटी रियासतें, ये छोटी रियासत है, यहाँ छोटी रियासत है, ये छोटी रियासत, ये रियासत, और इनमें छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी। अब ये सारी रियासतें इस भारतीय संघ को, जिसे हम दिल्ली कहते हैं, ये भारतीय संघ को मान्यता दे दें और सारी रियासतें कह दें कि नहीं, हम इस संघ का अंग है, मतलब कि हमारा जो देश है वो भारत है, हमारी खुद की कोई ऑटोनॉमस संस्था नहीं है, खुद का कोई ऑटोनॉमस कंट्री नहीं है, मतलब हम खुद कोई अलग देश नहीं है, ऐसा कह दे। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि राजा तो राजा होता है, राजा संप्रभुता चाहता है। तब ऐसा काम किसने किया? इन सभी देसी रियासतों को इस संघ में सम्मिलित करने का काम कौन कर रहा है? पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। पूरे भारत को एक करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन छोटी छोटी देसी रियासतों को दिल्ली में या संघ में या भारतीय संघ में सम्मिलित करने का काम किसने किया था? सरदार पटेल ने। ये सभी राजाओं के पास गए और इन्होंने अनुनय विनय, साथ में दंड, हर तरह की नीतियाँ अपनाई, जिसे हम कूटनीति कहते हैं। हर तरह की नीतियों को अपना करके पटेल ने क्या किया? इन देसी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया। इन्होंने सीधे से कहा, बस अपना नाम बदल लो भारत, सारा काम हमको दे दो, हम सारा प्रशासनिक आर्थिक सारी कार्यवाही हम करेंगे, सारी चीज़ें सारे काम हम करेंगे, आपका राज, आपका ताज बना रहेगा। मतलब आप बने रहोगे, आपका सर का ताज कोई नहीं छीनेगा, आपकी पदवी कोई नहीं छीनेगा, आपकी सीट सिंहासन कोई नहीं छीनेगा, बस राज्य की सारी कार्यवाही हमारे हाथ में दे दो। बस ये राजा यही तो चाहते थे। अगर इतने बड़े शक्तिशाली होते कि अपनी प्रशासनिक कार्यवाही, अपनी आर्थिक कार्यवाही, अपनी सैनिक कार्यवाही स्वयं कर लेते, तो भला देश ही का पराधीन हो जाता। तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया? सारा का सारा काम किसको दे दिया? पूरे भारतीय संघ को दे दिया और अपना नाम बकाया रखा। अब देखो, केवल 542 रियासतों में धीरे धीरे करके पूरा भारत का अंग बन गया, मतलब सारी देसी रियासतें अब नहीं रह गई। और क्या कह दिया इन्होंने कि हमारा नाम, हमारा देश कौन सा है? भारत। अब इन्होंने कोई अपनी अलग एग्जिस्टेंस नहीं बनाए रखी। लेकिन फिर भी 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो कि अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखना चाहती थी, अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी और भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होना चाहती थी। उनमें 3 कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद प्रमुख था। कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत के उत्तर में कश्मीर, पाकिस्तान इधर और भारत इधर, बीच में कश्मीर था। कश्मीर एक छोटा सा देश था और उस समय माउंटबेटन ने, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन के समय गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने भी कश्मीर के राजा हरि सिंह नलवा को बहुत समझाया कि अगर आप चाहो तो पाकिस्तान में चले जाओ या फिर भारत में आ जाओ, क्योंकि बीच में रहना आपके लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन राजा हरि सिंह नलवा को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने कश्मीर को स्टैंड स्टिल में बनाए रखा, मतलब यथास्थिति में बनाए रखा।
उन्होंने कहा ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे और ना हम भारत में मिलेंगे। ऐसी स्थिति में जब स्टैंड स्टिल में बना रहा कश्मीर, तो पाकिस्तान और भारत ने भी स्वीकार कर लिया कि ठीक है चलो बने रहो। भारत ने जो भी समझौता हुआ था कश्मीर यथास्थिति में बना रहेगा, भारत ने पूरी तरह उसको फॉलो किया। भारत ने कभी कश्मीर में कोई आक्रमण नहीं किया। लेकिन जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, भारत पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र हुए, यथास्थिति समझौते पर हस्ताक्षर भी हो गए। कश्मीर ये स्टैंड स्टिल में बना रहेगा, दोनों देशों ने हस्ताक्षर कर दिया। लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते को माना नहीं। कहा जाता है कि पाकिस्तान ने 1947 में ही कबीलाई आक्रमण कर दिया और कश्मीर के राजा हरि सिंह नलवा के पास कोई चारा नहीं रह गया। सीधे चले आए भारत और भारत से आकर सैन्य सहायता मांगते हैं। जैसे ही भारत से आकर सैन्य सहायता मांगते हैं तो भारत ने विलय पत्र आगे कर दिया और कहा कि आप विलय कर लो तभी हम आपकी सहायता करेंगे, अन्यथा सहायता नहीं। ऐसी स्थिति में कश्मीर के राजा हरि सिंह नलवा ने क्या किया, भारतीय विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और सीधे सीधे कश्मीर का विलय भारत में हो गया। इसमें बहुत सारी समस्याएं थी कि उस समय केवल 3 ऐसे मुद्दे थे जिनमें विलय हुआ था। ये जब हम कश्मीर टॉपिक अलग से पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। फिलहाल तो आपको याद रखना है 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर का भारत में विलय हुआ। जूनागढ़ का जो नवाब था, जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जूनागढ़ की रियासत जाना नहीं चाहता था, सॉरी, वो चाह रहा था कि पाकिस्तान, जूनागढ़ की रियासत पाकिस्तान में विलय हो जाए। लेकिन भारत भी चाह रहा था कि भारत के अंदर आता है, तो इस वजह से ये जूनागढ़ पाकिस्तान जाने का इसका जो डिसीजन है वो गलत है। तब क्या किया गया कि इनके नवाब, जूनागढ़ के नवाब ने और भारतीय सरकार ने एक सहमति जताई कि यहाँ की जनता का जनमत किया जाए। जो जनमत कहेगा उसका सम्मान किया जाएगा। जूनागढ़ में जनमत हुआ और जनमत भारत के पक्ष में आया। जनमत किसके पक्ष में आया? भारत के पक्ष में आया और इसी वजह से क्या हुआ, जूनागढ़ रियासत भारत में विलय हो गई। नवाब पाकिस्तान जाना चाहते थे, नवाब पाकिस्तान चले गए और जूनागढ़ की रियासत किस में मिल गई? भारत में। हैदराबाद में निजाम थे और निजाम बड़े जिद्दी थे। हैदराबाद निजाम ये चाहते थे कि एक दक्षिण में भी पाकिस्तान तैयार हो जाए और इनके सेनापति वो बहुत ही अजीब व्यक्ति थे। इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को धमकी भी दे डाली थी। ये सारी चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आपको याद रखना है कि हैदराबाद सबसे जिद्दी और सबसे अड़ियल रियासत थी और इसने सैन्य चुनौती भी दे डाली। हैदराबाद के सेनापति ने सीधे वल्लभ भाई पटेल को चुनौती दी कि अगर आप दक्षिण पाकिस्तान नहीं बनाते हो या फिर हैदराबाद को पाकिस्तान में नहीं मिलाते हो, तब ऐसी स्थिति में हम जितने भी हिंदू हैं हैदराबाद के भीतर उनको सबको काट डालेंगे। तब पटेल साहब ने कहा था कि अगर तुम काटोगे तो क्या हम शांत बैठेंगे। और जैसे इन्होंने धमकी दी, जैसे निजाम के द्वारा धमकी दी गई थी वैसे किया भी गया और जैसे इन्होंने यहाँ पर हैदराबाद में हिंसक कार्यवाही शुरू की, वैसे ही पटेल साहब ने सैन्य कार्यवाही कर दी और हैदराबाद को भारत का अंग बना लिया गया। तो यहाँ पर सैन्य कार्यवाही के अंतर्गत मिलाया गया। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है तो ये याद रखना, कश्मीर का विलय राजा हरि सिंह नलवा ने स्वयं कर दिया था, जूनागढ़ जनमत के द्वारा मिलाया गया था और हैदराबाद सैन्य कार्यवाही के द्वारा मिलाया गया था। मतलब वल्लभ भाई पटेल ने सैन्य कार्यवाही करके हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय कर लिया और जो वहाँ का निजाम था वो पाकिस्तान चला गया। अब इतना आपको याद रखना है, कश्मीर राजा हरि सिंह नलवा, जूनागढ़ जनमत और हैदराबाद सैन्य कार्यवाही के अंतर्गत मिलाया गया था। इन 3 देसी रियासतों के आने के बाद भारत पूरा एक संघ बन चुका था। अब भारत संघ बन गया था, सभी राज्य भारत में सम्मिलित थे, लेकिन इन राज्यों का गठन कैसे किया जाए ये अपने आप में एक बड़ी समस्या थी। राज्यों के गठन करने में एक बड़ी समस्या ये आ रही थी कि जनता कह रही थी कि हमारा गठन भाषाई आधार पर किया जाए। क्या कह रही थी? भाषाई आधार पर हमको गठित किया जाए, जबकि राज्यों का गठन अगर उचित तौर पर देखा जाए तो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन जनता मांग कर रही थी और हम कैसे देश थे? डेमोक्रेटिक, समाजवादी, लोकतांत्रिक, मतलब कुल मिला के हम जैसी अवधारणा वाले देश थे उसमें जनमत का सम्मान करते थे। अब जनमत सम्मान करेंगे तो भाषाई आधार पर अगर हम राज्यों को गठित करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में कोई देश के भीतर देश बन जाए या
मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर तेलुगु राज्य है ना, यहाँ पर तमिल राज्य, यहाँ पर मलयाली राज्य अगर इस तरह से गठित कर दिया जाए तो कालांतर में आगे चलकर तेलुगु देश भी तो बन सकता है, तमिल देश भी तो बन सकता है। जब भाषा और संस्कृति एक होगी तो एक राष्ट्रीयता हो जाएगी और एक राष्ट्र के भीतर कई राष्ट्र निकल आते। इस वजह से क्या कर दिया गया, भाषाई आधार को मना किया जाने लगा। अब ये समस्या का समाधान करने के लिए उस समय एसके दर समिति 1947 में गठित की गई कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है, राज्यों का गठन किस आधार पर किया जाए, भाषाई आधार पर कि प्रशासनिक आधार पर। समिति एसके दर समिति आई, इसी के बाद जेबीपी समिति भी आई। जेबीपी समिति में कौन कौन शामिल था, जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। जेबीपी समिति, एसके दर समिति, इन दोनों ने साफ मना कर दिया भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, साधारण सी बात है, एक नई राष्ट्रीयता पनप न जाए और एक देश के भीतर कई देश ना आ जाए, इस वजह से भाषाई आधार पर गठित नहीं किया गया, मना कर दिया गया। अब जब ऐसी स्थिति आ गई कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठन नहीं हो सकता, तब आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। कहाँ पर, आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी है ना, और यहाँ पर क्या चला, एक बहुत बड़ा आंदोलन चला और इस आंदोलन में पोट्टी श्री रामल्लू सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बने और इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और अंततः 56 दिन की हड़ताल पर पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। किसकी, पोट्टी श्री रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। 56 दिन की हड़ताल के बाद रामल्लू की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इन रामल्लू की मृत्यु होती है वैसे ही जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पुनर्गठित कर दिया। ये बहुत बड़ी समस्या थी और ये घटना 1953 की थी। कब की थी, 1953। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को गठित किया, पोट्टी श्री रामल्लू के मृत्यु के तुरंत बाद भाषाई आधार पर गठित कर दिया। अब 1953 में सबसे पहला राज्य जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था वो था आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ गई कि आंध्र प्रदेश को आपने गठित कर दिया भाषाई आधार पर, तो बाकी के राज्य वो भी तो कहेंगे हमको भी भाषाई आधार पर गठित करो। तो सबसे बड़ी समस्या वही आ जाती है कि एक राज्य के भीतर, एक देश के भीतर कई देश ना आ जाए, यही समस्या थी। हमारे यहाँ विखंडन रोकना चाह रहे थे हम, कहीं ऐसा ना हो जो यहाँ पर आंध्र प्रदेश हुआ तो फिर तमिलनाडु हुआ, फिर मलयाली केरल हो जाए, तो इस तरह से बहुत सारे राज्य अलग अलग हो जाए। तो दिक्कत हो गई कि अब क्या किया जाए, आंध्र प्रदेश को तो गठित कर दिया गया, अब क्या हो। ऐसी स्थिति में 1953 में फजल अली आयोग गठित किया गया। कौन सा आयोग, फजल अली आयोग को गठित किया गया। फजल अली आयोग, इसको गठित किया गया और इसने एक ऐसी समस्या का समाधान किया, इसने एक ऐसी समस्या का समाधान किया जो उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी। मतलब फजल अली आयोग आया और इसने क्या कहा, 1953 में इसका गठन हुआ। इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाएगा, मंजूरी दे दी, है ना। और यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन उचित है या राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। तो आपको याद रखना है, फजल अली आयोग ने कहा था कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, जबकि एसके दर आयोग और जेबीपी कमेटी ने कह दिया था राज्यों का गठन भाषाई आधार पर नहीं हो सकता, और जबकि फजल अली ने कह दिया भाषाई आधार पर होगा। तो भाषाई आधार पर अगर गठन होगा तो दिक्कत तो वही है, जिसकी शंका थी वही हुआ। अगर भाषाई आधार पर गठित हो जाएगा तो पूरा भारत विखंडित भी हो सकता है, वही समस्या आ सकती है। तब इन्होंने एक शर्त और लगा दी, क्या कह दिया कि हम ये जरूर कह रहे हैं कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर होगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य को नहीं माना जाएगा। मतलब समझ में आ रहा ना, एक भाषा और एक राज्य को नहीं माना जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मलयाली भाषी केरल में रहते हैं तो मलयाली भाषी पश्चिम बंगाल में भी जा सकते हैं, मलयाली भाषी उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हैं, और अगर उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक
केरल में जाना चाहता है तो केरल में जा सकता है, रह सकता है, निवास कर सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। मतलब राज्यों का गठन भले ही भाषाई आधार पर हो जाए, लेकिन अन्य भाषी लोगों को वहाँ पर आने से रोका नहीं जाएगा और वहाँ के लोगों को कहीं और निवास करने से रोका नहीं जाएगा। मतलब एक भाषा और एक राज्य को मना कर दिया गया और भाषाई आधार पर गठन को मंजूरी दे दी गई। कितना आसान रास्ता अपना लिया। जिसका सॉल्यूशन किसी के पास नहीं था, अब फजल अली आयोग ने दे दिया कि भाषाई आधार पर गठित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक भाषा और एक राज्य को दर्जा मत दो। अब फजल अली आयोग आपसे पूछा जाएगा, फजल अली आयोग के सदस्य कौन कौन थे, तो ये भी याद रखना है, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। इसके अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, फजल अली स्वयं थे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कौन कौन सी समितियाँ, एस केदर आयोग 1947, उसी के बाद 1948 में आया था जेवीपी कमेटी, आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आया फजल अली आयोग, 1953 में आया था फजल अली आयोग और इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की थी। समझ में आ रहा है, 1955 में रिपोर्ट। ये डेट्स जरूर याद रखना, आपको याद रहेगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। आपसे पूछेगा फजल अली आयोग कब गठित किया गया, तो 53। फजल अली आयोग ने रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1955, और इसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया भाषाई आधार पर राज्यों को गठित किया जाएगा, लेकिन एक भाषा एक राज्य को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसी की रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया। नवंबर 1956 में ये राज्य पुनर्गठन आयोग को गठित किया गया और इस आयोग ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों को गठित किया। ये राज्यों के पुनर्गठन का जो आप सीक्वेंस पढ़ रहे थे, वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों को किस तरह से एकीकृत करके भारतीय संघ में मिलाया, फिर उसके बाद राज्यों के गठन करने में समस्या क्या आई और उस समस्या के दौरान जो भी चीज़ें थी आपने देखी। अब हम पढ़ेंगे कि राज्यों का स्थापना वर्ष। राज्यों का स्थापना वर्ष सभी बुक्स में अलग अलग दिया रहता है, लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर मैप बना के बताऊँगी, जो सन मैं यहाँ पर लिखाऊंगी, जो डेट यहाँ पर लिखोगे आप, उसको आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कोई भी एक राज्य एक ही दिन तैयार नहीं हो जाता। उसमें बहुत सारे वर्षों में कुछ ना कुछ सह राज्य, फिर किसी और राज्य का दर्जा, फिर किसी और राज्य का दर्जा, या फिर उसी राज्य से कोई दूसरा राज्य बन जाता है तो फिर उसमें पुनर्गठन करना पड़ता है फिर से। तो इस तरह से बहुत सारी डेट्स आपको दिखाई देंगी, लेकिन जो मैं लिखवाऊंगी वो डेट आपको याद रखनी की, क्योंकि क्वेश्चन में वही स्थापना वर्ष आपसे पूछा जाएगा। देखिए, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं स्थापना वर्ष। सभी राज्यों के स्थापना वर्ष, कौन कौन सा राज्य किस किस वर्ष स्थापित हुआ था, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, उसमें परेशान मत होइएगा। लेकिन ये जो मैं वर्ष लिखा रही हूँ वो याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं कश्मीर और लद्दाख से। तो सबसे पहले कश्मीर, आप जानते हो कश्मीर पूरा था, लद्दाख तो था नहीं। लद्दाख बना अक्टूबर 2019 को। तो ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित राज्य बने थे अक्टूबर 2019, है ना। तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले कश्मीर बना था 26 अक्टूबर 1947। ये कश्मीर राज्य आया था, भारत में विलय हुआ था। तो ये भी याद रखना है आपको। 2019 भी याद रखना है। 31 अक्टूबर 2019 कश्मीर और लद्दाख अलग अलग केंद्र शासित राज्य बन गए। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 को हुई। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। कई बार इसमें अलग अलग किया गया, कई बार तोड़ा गया, कई बार जोड़ा गया, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको याद रखना है 1971, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो याद रखना है। 1971 हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ये राज्य बने 1966 में। कब बने? 1966 में। दिल्ली 1965 में बना था, ये याद रखिएगा। दिल्ली कब बना? 1965 में। राजस्थान कब बना? 1950 में। राजस्थान कब बना था? 1950 में। इधर आ जाइए, उत्तराखंड आप जानते हैं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक राज्य के रूप में आया था। उत्तरांचल पहले इसका नाम था और बाद में उत्तराखंड के रूप में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 मानी जाती है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश कई बार स्थापित हुआ, कई बार पुनर्गठित हुआ, लेकिन 1950 आपको याद रखना है। सिक्किम की स्थापना कब हुई? 1976 में हुई। कब हुई?
1975 में हुई। 16 मई 1975 सिक्किम में स्थापित हुआ। और सिक्किम की जब स्थापना हुई तो इससे संबंधित 2 संविधान संशोधन आपको याद रखना है, बहुत पूछे जाते हैं। एक 35वां संविधान संशोधन और एक है 36वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है 16 मई 1975 36वें संविधान संशोधन को लागू किया गया, सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। 1900 बिहार की स्थापना कब हुई? तो आपको याद रखना है 1935 बिहार स्थापित हो गया था। बार बार इसका पुनर्गठन हुआ, कई बार अलग अलग वर्षों में, आपको वर्ष अलग अलग किताबों में कई वर्ष देखने को मिल जाते हैं, लेकिन 1935 से क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा बिहार की स्थापना कब हुई, तो 1935 में स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। गुजरात की स्थापना, इधर आ जाइए थोड़ा सा, गुजरात की स्थापना कब हुई? तो गुजरात की स्थापना हुई मई 1960। गुजरात की स्थापना कब हुई? मई 1960। मई 1960 में महाराष्ट्र की भी स्थापना हुई। मध्य प्रदेश कब स्थापित हुआ? 1956 में स्थापित हुआ। ये स्थापना वर्ष आपको क्यों याद रखने हैं? इसका कारण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि राज्यों को अपने स्थापना वर्ष सहित सीक्वेंस में लगाएं, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। तो ये आपको याद रखना है कि दोनों याद रखना है, अवरोही में भी लगा दीजिए, आरोही में लगाए। तो आरोही अवरोही में लगा कब पाएंगे? जब इनका स्थापना वर्ष आपको सही क्लियर याद हो। अब छत्तीसगढ़ कब बना था? ये देखिए, छत्तीसगढ़ में आ जाइए। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को आया था। कब आया? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000 को बना, है ना। ये सारे स्थापना वर्ष आपको याद रखना है। उड़ीसा कब बना? उड़ीसा 1936, बिहार के बाद जस्ट उड़ीसा आ जाता है, 1936 में आया था। फिर उसके बाद देखिए असम कब आया? तो असम 1947 में बना था। 15 अगस्त 1947 असम की डेट मानी जाती है कि इस समय असम की स्थापना हुई। मेघालय कब आया? मेघालय आया जनवरी 1972 में। 20 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई। 20 जनवरी 1972 मेघालय की स्थापना हुई। त्रिपुरा कब बना? 21 जनवरी 1972 को बना। ये कब बना? 21 जनवरी 1972 को बना त्रिपुरा। ये सारे 7 सिस्टर्स जितने भी राज्य हैं, इनकी स्थापना वर्ष आपको ध्यान से याद रखना है। ये बहुत पूछे जाते हैं कि कब कब इनकी स्थापना हुई। फिर त्रिपुरा कब बना? 1972 में। मिज़ोरम कब बना? 20 फरवरी 1982 में। मिज़ोरम कब बना? 20 फरवरी 1982 में। मणिपुर कब बना? 21 जनवरी 1972। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में स्थापित हुए थे। कब? 1972 में। ये आपको याद रखना है, 1972। मणिपुर कब बना? 1972। उसके बाद नागालैंड 1963 में बना था। नागालैंड राज्य कब बना? 1963 में। अरुणाचल कब बना? 1982 में। अरुणाचल भी बना 1982 में। तो यहाँ 7 सिस्टर्स में याद रखना है आपको, 1982 में अरुणाचल और मिज़ोरम बने थे। 20 फरवरी 1982 में दोनों राज्य स्थापित हुए थे। नागालैंड 1963 में है, ये याद रखना है, क्योंकि नागालैंड का स्थापना वर्ष अक्सर पूछ लिया जाता है। इनमें से सबसे अलग नागालैंड हो जाता है 1963। फिर उसके बाद मणिपुर 1972 में बना। 1972 में मेघालय और त्रिपुरा भी स्थापित हुए थे। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई? 1956 में मानी जाती है पश्चिम बंगाल की स्थापना। फिर देखिए कर्नाटक कब आया? कर्नाटक 1956 में आया। 1956 में बहुत सारे राज्य स्थापित हुए, उसमें से आपको यहाँ पर कई राज्य देखने को मिल जाएंगे। आंध्र प्रदेश आप सभी जानते हो, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में हो गई थी। पहला राज्य ऐसा था जिसे पुनर्गठित किया गया था भाषाई आधार पर। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये 1953 हो गया। तेलंगाना 2 जून 2014 को स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ? 2 जून 2014 को तेलंगाना स्थापित हुआ। तमिलनाडु 1950 को स्थापित हुआ। 1950 3 राज्य स्थापित हुए, ये याद रखना है। तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 1950 में स्थापित हुए। पुडुचेरी या पांडिचेरी की स्थापना 1954 में हुई और कई बार इसकी स्थापना हुई है, मतलब कई बार इसको पुनर्गठित किया गया है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार में आप देखेंगे 1956 में अंडमान निकोबार।
1956 में ही लक्षद्वीप स्थापित किया गया। दमनद्वीप की स्थापना, गोवा की स्थापना 1987 में हुई थी। कब हुई थी? 1987, है ना, 1987 में हुई गोवा और दमनद्वीप। दादरा 1961 में स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ? 1961 में। तो ये सारे राज्य मेरे हिसाब से मैंने सारे राज्य आपको लिखवा दिए हैं, कोई इनमें से छूटा नहीं। अगर कोई छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और इन्हें याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। एक बार आप मैपिंग कर लोगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैपिंग करना भी सीखो, ऐसा नहीं कि बिना मैप के याद हो जाए। थोड़ा मैप बना करके अच्छे से इसको भर लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन अपने आप से बना करके भरना, और भरोगे तो याद हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, उसे आप छोड़िएगा नहीं। ओके, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।